गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 1 की 7वीं वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, छठी वीडियो में हमने देखा था अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आशा है कि सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो पाठ्यवस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो है रासायनिक अभिक्रियाओं का 5वां प्रकार, उपचयन तथा अपचयन। उपचयन जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन, तथा अपचयन इसका मतलब इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होती है। उल्टा कैसे होती है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम एक चाइना डिश लेते हैं। ये हमारे पास चाइना डिश है। इस चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेते हैं, कॉपर पाउडर। क्या लेते हैं? 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेते हैं, 1 ग्राम कॉपर चूर्ण। तो 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर हम इसका रंग नोट कर लेते हैं तथा इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अपना स्टैंड है और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या लिया बच्चों आपने? हमने लिया कॉपर चूर्ण और कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये पहले ही बताया था मैंने, डेल्टा डाला। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि हम इसको गर्म करते हैं। तो जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रंग काला हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका रंग काला हो जाता है, कि काले रंग का चूर्ण हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। क्या है वो रासायनिक परिवर्तन? कि जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? वो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर 2 ऑक्साइड, इनके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। तो यहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि जो हमारा कॉपर था उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? ऑक्सीजन जुड़ गई है। क्या हो गई है? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है और ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, इनके ऑक्सीजन का मिलन हो गया है यहाँ पर। तो इनके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। तो इसको यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, या ऑक्सीजन क्या होता है? अपना नेगेटिव आयन होता है और इसका उल्टा हमेशा हाइड्रोजन आयन होता है। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मैंने कमी, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। आगे तो लिख लोगे आप इसको, उपचयन कहलाता है। तो सीधा याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? कि किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन की वृद्धि होना यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास गर्म करने के बाद जो ये चूर्ण है वो एक काले रंग के चूर्ण में बदल गया, जो क्या है हमारा कॉपर ऑक्साइड है। अब इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है CuO। तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से हम हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? H2 हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको गर्म करते रहते हैं। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में यदि हम इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगी, तो ये अपना दोबारा फिर क्या हो गया, कॉपर हमें मिल जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या है, जल बनाती है और जल है जो वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास कॉपर था, उसके साथ ऑक्सीजन मिल गई, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलने से उपचयन हो गया, उसका क्या हो गया, उपचयन। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर से जब हाइड्रोजन गैस गुजारी तो क्या हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी कि क्या लिखेंगे हम, किसी पदार्थ में क्या कहेंगे, यहाँ पे वृद्धि शब्द लिखा था ना, तो इसका उल्टा लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मैंने कमी, एवं यहां भी इसका उल्टा लिखेंगे, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, आगे लिख लेना इसको आप, अपचयन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा आसान टॉपिक था ये अपना, कि किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन, और यदि ऑक्सीजन हटती है यानी कि ऑक्सीजन घट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। या उल्टा बोल दें तो यदि हाइड्रोजन घटती है तो उपचयन, और यदि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, आप एक डेफिनेशन याद कर ले, दूसरी क्या होती है उसकी उल्टा होती है। और पेपर में बेटा ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं बच्चे इसको उल्टा लिख के आते हैं, तो उल्टा न लिखें, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इस प्रश्न को इंग्लिश मीडियम में देखें। इंग्लिश मीडियम में आपको ऑक्सीडेशन शब्द मिलेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है वहाँ पर, और यहाँ रिडक्शन है जो इसका उल्टा हो गया बस, ठीक है। यानी कि आप इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन इसका जरूर देखना, कभी आप इसको उल्टा ना कर दें। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना छठी टाइप है उष्मा अक्षेपी व उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। आप घर पे सफेदी करते हो ना, तो हम क्या करते हैं सफेदी करने के लिए, पानी लेते हैं और पानी में क्या है, चूना डालते हैं, बिना बुझा हुआ चूना उसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वह उबलने लग जाता है और पूरा बर्तन है जो अपना वो क्या है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उष्मा पैदा हुई है। क्या हुआ है, उष्मा पैदा हुई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे जलना है, जब आप लकड़ी जलाते हो तो ऊष्मा पैदा होती है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन है, हम सांस लेते हैं तो इसमें भी ऊर्जा पैदा होती है जिसका हमारा शरीर खर्च करता है, तो ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इनके जिसमें पैदा होती है, उत्पन्न होती है। और इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया ऊष्माशोषी, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी कि चूस ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको लिखते हैं एक बार। ऊष्माशोषी यानी कि एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, यानी कि हीट, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी क्या हो गया, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पन्न शब्द याद रखना बस आपको। ऊष्मा अक्षेप यानी कि ऊष्मा पैदा होती है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के बाद बर्तन अपना गर्म हो जाता है। अच्छा, इसका उल्टा क्या है अपना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा नहीं होती है, क्या होती है, दोनों खर्च होती है, इनके अवशोषित होती है। अब यानी कि हमें गर्म करना पड़ता है, इसमें तो गर्मी अपने आप पैदा होती है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, कार्बन को जब हम जलाते हैं, यानी कोयले को जलाते हैं, कोक को जलाते हैं, तो जलने के बाद CO2 गैस बनाता है तथा प्लस ऊष्मा पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, यानी कि गर्मी पैदा होती है। तो यह भी क्या है, ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्या है अपना, अभी बताया था मैंने, क्या था कि जब हम चूना है, जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को पानी में मिलाते हैं जब, तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बन जाता है। यानी कि चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में क्या है, ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि मिश्रण अपना गर्म हो जाता है। तो यह भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसको हमें गर्म करना पड़ता है। तो जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास चूने का पत्थर है CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर देते हैं, तो इनके डेल्टा यहाँ पे डालते हैं इसमें। तो गर्म करने के बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यह हमारी क्या है, एक
हमारी क्या है, एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं, यानी कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो क्या है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद ये हमारी अभिक्रियाओं के लगभग 6 के 6 प्रकार पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण तो संक्षारण तो पता ही है आपको, सबको पता है कि जैसे अपन लोहे का पाइप, हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे का पाइप लेकर आते हैं घर पर। यदि हम उसको बाहर बारिश या नमी वाले स्थान पर रख देते हैं तो वह धीरे धीरे क्या है, उसको जंग लग जाता है, और जंग लग के वक्त ऊपरी परत उसकी जो है वो खराब हो जाती है, और धीरे धीरे वो पूरा लोहा अपना खराब हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या होता है, धातुओं का, यानी कि कोई भी धातु हो सकती है, धातुओं का ऑक्सीजन या सल्फर से क्रिया करके इनके धातुओं का ऑक्सीजन या सल्फर से क्रिया करके ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या धातु सल्फाइड बनाना, धातु सल्फाइड बनाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। जैसे पहला है अपना लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना। तो जैसे हम क्या करते हैं, लोहा लेते हैं, लोहा क्या है, ऑक्सीजन से हवा में क्रिया करता है नमी युक्त वातावरण में, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अपना Fe2O3 बनाता है, जो कि क्या है, लोहे का एक ऑक्साइड है, जंग है। जो देखा होगा आपने, जंग लग जाता है लोहे को, तो ये हमारा क्या है, उसकी जो जैसे लोहा था अपना, तो इसके ऊपर एक परत बन जाती है इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके चारों वजह से ये क्या होता है, अपना संक्षारण होता है। उसी तरह जो जब धातुओं का संक्षारण होता है तो सबका अलग अलग रंग होता है। तो याद रखना आपने कि लोहा है जो, उसको जंग लगता है, जो कि लाल भूरे रंग का होता है। चांदी है जो, चांदी अपनी क्या है, वो काली हो जाती है। और जो तांबा है अपना, ऑक्साइड के कारण वो काला भी हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि अचार का बर्तन है यदि अपने पास, तो संक्षारित होके हरे रंग का भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपने, लोहे को क्या है, लाल भूरे रंग का जंग लगता है, चांदी को काले रंग का, और तांबा है जो, उसको काला या हरे रंग का जंग लगता है, संक्षारण होता है उसका। तो संक्षारण क्या होता है, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नष्ट हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के नुकसान क्या हैं, तो संक्षारण के कारण हमारी कीमती धातुएं हैं जो वो नष्ट हो जाती हैं। यानी कि क्या नुकसान है इसके, संक्षारण के कारण हमारी कीमती धातुएं नष्ट हो जाती है। तो इससे बचाव के उपाय हैं जो, संक्षारण कम करने के तरीके, कम करने के उपाय। अब आप सोच सकते हो भाई, जैसे हमारे पास लोहे का कोई पाइप है, उसको जंग से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको तेल लगाएंगे, तो तेल या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसको पेंट कर देंगे, तो पेंट करके भी हम संक्षारण को, यानी कि जंग को रोक सकते हैं।
और तीसरा तरीका क्या है कि हम ऑक्सीजन की पहुंच उस धातु तक कम कर दें, यानी कि उस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर भी हम संक्षारण को कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण क्या था? धातु की ऊपरी परत का ऑक्सीजन से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इससे हमारी कीमती धातुएं नष्ट हो जाती है। संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं या पेंट करते हैं या धातुओं को वायुरुद्ध पैकिंग्स प्लास्टिक वगैरह चढ़ाते हैं या हम धातु यसत लेपन वगैरह करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप बाल्टी वगैरह लेके आते हो तो उसके धातु के ऊपर एक परत चढ़ी होती है दूसरी धातु की, जो उसको जंग से बचाती है। उसके बाद हमारा इस पाठ का अंतिम टॉपिक है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होती है? विकृति गंधिता क्या होती है? बच्चों, आपने समोसे तो खाए होंगे ना? तो हम क्या कहते हैं भाई, समोसे वाले से कहते हैं कि समोसे दे भाई, ताजे ताजे दे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम समोसे को कई दिनों तक वैसे रख देते हैं तो उसकी ऊपरी परत है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना टेस्ट है, जो अपना स्वाद है, जो वो खो देती है। तो इस तरह स्वाद का बदलना, उसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वसायुक्त खाद्य पदार्थों का, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे भाई? ऑक्सीजन से क्रिया करके स्वाद बदलना या खराब हो जाना। स्वाद बदलना यानी कि खराब हो जाना विकृति गंधिता कहलाता है। विकृति गंधिता कहलाता है। अब इससे बचने के उपाय क्या है भाई? बचने के उपाय, विकृति गंधिता से बचने के उपाय आपने देखा होगा कि जब आप चिप्स लाते हो, चिप्स खाया ना सभी को? हाँ, जब हम चिप्स लाते हैं तो चिप्स की पैकिंग है जो वो ऐसे फुली हुई होती है, फूल जाती है वो। तो फुली हुई क्यों होती है? विकृति गंधिता से बचाने के लिए चिप्स को, उसके ऑक्सीजन हम निकाल देते हैं तथा उसके अंदर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भर देते हैं, जिससे वो अपना टेस्ट वैसे का वैसा बनाए रखती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बचने का पहला उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है कि हम उसको ऐसी पैकिंग में बंद करें जिसमें हवा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि पूरी हवा को बाहर निकाल के। देखा होगा कई बार पैकेट ऐसे दाल भुजिया लेके आते हो आप, उसके पैकेट ऐसे चिपे हुए मिलते हैं, जब आप उसको खोलते हो एकदम हवा भर के फिर वो खुल जाते हैं। तो ये दो इसके बचने के उपाय हैं। पहला क्या है? नाइट्रोजन जैसी गैसों को पैकिंग में भरना, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन जैसी गैसों को बिल्कुल बाहर निकाल देना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला पाठ था जिसमें हमने परिवर्तन के प्रकार, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के प्रकार, और उसके बाद हमने क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके बाद हमने संक्षारण तथा विकृति गंधिता जैसे टॉपिक है जो वो डिस्कस किए हैं। आशा है कि आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका थोड़ा घर का काम है। आपने निम्नलिखित परिभाषा है जो याद रखनी है। इनके निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपने याद रखने हैं। पहला प्रश्न है, उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन किसे कहते हैं?
इसका उदाहरण देना है अपने। दूसरा प्रश्न है, अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण देना है अपने। तीसरा प्रश्न है, अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इनके अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको पाठ में करवाया नहीं था, तो सिर्फ आपने याद रखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो उपचयन भी हो, इनकी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो। जैसे हमारे पास है क्या था हमारा, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हम हाइड्रोजन की उपस्थिति में यदि गर्म करते हैं तो क्या बनाता है वो, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाती है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाती है, तो ये क्या है अपना अपचयन है। और यदि हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये क्या है, उपचयन है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन, इनके रेडॉक्स, रेडक्शन ऑक्सीडेशन, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन, इनके अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो आपने लिखना है वो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देने हैं इसके लिए, उदाहरण दो। पांचवा है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? और छठा प्रश्न है अपना, संक्षारण से क्या अभिप्राय है? संक्षारण से क्या अभिप्राय है? ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ ये है कि संक्षारण से क्या अभिप्राय है, इससे बचने के उपाय बताओ। बचने के उपाय है जो वो आपने लिखने हैं, इनके धातुओं को बचाने के उपाय लिखने हैं आपने। और सातवां प्रश्न है जो विकृति गंधिता किसे कहते हैं? विकृति गंधिता, जिनके रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किसे कहते हैं? भोजन को विकृति गंधिता से कैसे बचाते हैं, इनके कैसे बचाते हैं, इसके उपाय भी आपने दोनों लिखने हैं इसमें। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा पाठ है जो कंप्लीट हो गया। आज विश्व पुस्तक दिवस है, इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। आशा है कि आप पुस्तकों के महत्व को समझेंगे तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।